These questions were my top 33 questions from complete midterm. मैं एक ऐसा आंसर लेके आई हूँ जैसे आप लोग लिखते हो एग्जाम में, जैसे आप लोग लिखते हो। अब इसको कैसा लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने लिख लिया आंसर अपने पेपर में, पहले आपने इंट्रोडक्टरी लाइन बता दी कि बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर देयर इज अ स्ट्रिक्ट नीड टू डू रिसोर्स प्लानिंग। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच की क्रॉप से भी ज्यादा। मिड टर्म का नाम हर जगह चारों दिशा से तुम्हारे आगे आई जा रहा है, आई जा रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है। 10th वालों के लिए तो वैसे ही बोर्ड का साल होता है और दिक्कत, परेशानियां, नर्वसनेस ये सब तो चल ही रही होती है कुछ बच्चों की। लेकिन इस परेशानी, दिक्कत को एटलीस्ट अभी करंट सिचुएशन वाली, करंट प्रॉब्लम वाली के लिए सॉल्यूशन जो है वो आज इस वीडियो में है, और वो है आज के इस सेशन में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। माय नेम इज रीमा घई एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्लीट मिड टर्म सिलेबस। देखो भाई, मैंने मिड टर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारा सिलेबस इसमें कंसीडर किया है, लेकिन अगर तुम्हारा स्कूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इन सारे चैप्टर से भी आगे के क्वेश्चंस दे रहा है, आगे के चैप्टर दे रहा है, तो कुछ नहीं, तुम्हें कमेंट से बताना है इसके अलावा कौन से चैप्टर आ रहे हैं। मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, इसका ही पार्ट 2, जिसमें वो वाले चैप्टर्स होंगे जो कुछ स्कूल्स में आ रहे हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स, सिविक्स के 2 चैप्टर्स, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और आपका इको के भी 2 चैप्टर्स लिए हैं। मैं आपको रफली यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट का भी बता दूंगी, मैं आपको जेंडर एंड कास्ट का भी बता दूंगी। डोंट वरी, आई विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास, डोंट वरी। अब भैया इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, लेकिन उससे पहले एक बात मुझे आपसे करनी है, वो है कि जब हमें अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता है बच्चों? अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और उसी अभ्यास के चलते आ गया है मार्केट में अभ्यास सैंपल पेपर्स, जो कि विनर सीरीज का ही भाई है। और सबसे बड़ी बात, ये हिस्ट्री में, एडटेक की हिस्ट्री में पहले ऐसे सैंपल पेपर्स हैं जो आपको एक बंडल में मिलने वाले हैं, सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ऑल्सो अलग अलग रंग बिरंगे, आपका दिल लगा रहे, रंग बिरंगे पेपर इस तरीके से मिलेगा। आराम से आप पेपर को ऐसा शीट लेके करेंगे जिसमें रोल नंबर, जैसे आपका स्कूल में बोर्ड एग्जाम आता है यार, वैसे ऐसे करके आपको करना है। शीट्स पूरा आपको यहाँ पे मिलेंगी, फॉर्मूला बुकलेट पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा अपने लिए, यू नो, जो भी सॉल्यूशन बुक। यस, सबसे बड़ा दिल को समझाना कि पीछे आंसर है, देख ही लेता हूं, ह्यूमन नेचर है, चला जाता है, उसको रोकने के लिए इसके पीछे कुछ नहीं दिया। इसके लिए तुम्हें सभी सैंपल पेपर के आंसर्स एक अलग से किताब में दिया, एक अलग से किताब में सॉल्यूशन बुक, और अपने आप को ट्रैक करने के लिए आपको ट्रैकिंग शीट भी दी है। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सैंपल पेपर ले सकते हो, क्योंकि इस बार काया पलटने वाली है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% से भी ऊपर हो चुके हैं, और साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ गया है। अब भैया ऑफलाइन को पढ़ाते हैं, एक एक पेपर को देख के बढ़िया से निचोड़ निकाल के पेपर्स बनाए हैं। कैसे लगे देखना, प्रैक्टिस करना, और बाकी यार हम लोग तो तुम्हारे साथ हैं ही वन शॉट्स और इन सेशंस के थ्रू। चलो भाई, अब वापस से सेशन पे आ जाते हैं, हमारे टॉप 33 क्वेश्चंस वाले, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ जियोग्राफी। जियोग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बच्चा देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर साथ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर्स मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। तो एक्चुअली ना ये वाला जो सेशन है टॉप 33 क्वेश्चंस वाला, ये क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कि आंसर लिखना कैसे है, आंसर कैसे लिखना है, हाईलाइटिंग कैसे करनी है, कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने आंसर में पॉइंट्स होने चाहिए, एवरीथिंग आई विल कीप एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड। चलिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो भैया रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 3 देखिए, रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड। और जब भैया इंसान की नीड को सैटिस्फाई जो चीज कर रही है वो रिसोर्स है। रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत क्यों है, एक सवाल ये बनता है, वाई देयर इज अ नीड टू प्लान फॉर रिसोर्सेज? क्योंकि भैया वो लिमिटेड है नेचर में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, नॉन रीन्यूएबल को तो बनने ही में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा सवाल है रिसोर्स प्लानिंग करने के स्टेप्स।
तो स्टेप्स क्या है बच्चा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं एक ऐसा आंसर लेके आई हूं जैसे आप लोग लिखते हो एग्जाम में, जैसे आप लोग लिखते हो। अब इसको कैसा लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूं। जैसे आपने लिख लिया आंसर अपने पेपर में, पहले आपने इंट्रोडक्टरी लाइन बता दी कि बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर देयर इज अ स्ट्रिक्ट नीड टू डू रिसोर्स प्लानिंग एंड फॉलोइंग आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन दैट स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। फिर आपने इसके बाद बता दिया कि भैया हम देखेंगे कौन से एरिया में कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कितने नंबर में है, उनकी क्वालिटी कैसी है, हम ये सब देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। बेसिकली हम सर्वे कर लिया, हमने ये देख लिया, फिर हम ये देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। लास्ट में हम करेंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट प्लान को मैच करेंगे। ये ना हो दोनों में मैचिंग ही ना हो और जिससे समाज में उथल पुथल हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? रिसोर्स और डेवलपमेंट प्लान को मैच करेंगे। तो सवाल वही, लेकिन जब आपने ये तीन चीजें हाईलाइट कर दी, मैम कहेंगी वाह क्या आंसर लिखा है, वाह 3 में से 3 पूरे ले जा। 3 नंबर का सवाल, 3 पॉइंटर्स। ठीक है जी, चलिए। What is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? रिमूवल या फिर denudation of top soil is known as soil erosion. इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है। ये फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके? विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, जब ग्रेजिंग करते हैं तो जड़ों को साथ ले जाते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है। विंड इरोजन, शीट इरोजन, शीट मतलब बहता हुआ पानी, एंड गली इरोजन, फास्ट फ्लोइंग वाटर जो कट्स बना देता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर। ठीक है जी, हाँ जी, तो फैक्टर्स थे ये। अब मेथड्स टू कंट्रोल। बच्चों मेथड जो है कंट्रोल करने के, ये मैंने क्वेश्चन खाली क्यों छोड़ा है मैं इसलिए आपको बता रही हूं। अब जो मेथड्स टू कंट्रोल है, इसके बिना 2 आंसर बनते हैं। अगर आपको बोला गया है इन हिली एरियाज, अगर आपको बोला गया है इन हिली एरियाज, तो आप कौन कौन से बताएंगे बेटा जी? आप बताएंगे कॉन्टोर प्लोइंग, एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 5 नंबर का आ जाएगा। आप बताएंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग, आप बताएंगे शेल्टर बेल्ट्स, है ना, आप बताएंगे टेरेस फार्मिंग। अगर आपको नॉर्मल पूछा हुआ है देन आप लोग इसके अंदर वो वाले पॉइंटर्स भी लिख सकते हैं कि अगर हम अफॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाएं तो वो मिट्टी को बांध के रखेंगे। आप इसमें वो भी लिख सकते हैं कि भैया ट्रीट करिए लैंड आफ्टर माइनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड आफ्टर माइनिंग। जो लैंड डिग्रेडेशन वाले हैं यार, वही वाले पॉइंटर्स सारे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद भैया लैंड डिग्रेडेशन पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है छोटा मोटा। अभी क्या कहते हैं इसमें अगर हम बात करें तो क्या प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रीजंस आ जाए तो अगेन आप इसमें लिखोगे ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके अंदर भैया सॉइल इरोजन भी एक पार्ट है, डिफॉरेस्टेशन एक पार्ट है, ओवर ग्रेजिंग एक पार्ट है, ओवर इरिगेशन एक पार्ट है। अब इसको सॉल्व करना है तो भैया पेड़ लगाइए, प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। सेम पॉइंटर सॉइल इरोजन वाले हैं जो सिंपल वाले कॉमन वाले हैं, सेम। क्योंकि बेटा सॉइल भी तो लैंड के ही कपड़े हैं, लैंड की तो पीके है लैंड तो बिना कपड़ों के, लेकिन उसमें कपड़े सॉइल ही तो हैं। सॉइल इरोजन होगी तो लैंड भी डिग्रेड होगी। ये सारे के सारे शेल्टर बेल्ट्स बना दिए, माइनिंग एक्टिविटीज कर दी। बेटा कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है? ऐसे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? लाइन में। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? ऐसे डब्बे। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? स्टेप्स, स्टेप्स वाइज। इसमें से कुछ और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बन सकते हैं एजेंडा 21 से, अगर 2 नंबर का आ जाए। एजेंडा 21 जिसके अंदर रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में मीटिंग हुई थी 1992 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और प्रॉब्लम्स को जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, इन सारी प्रॉब्लम्स को कम्बैट यानी कि सॉल्यूशन करने के लिए बातचीत की थी। ठीक है बच्चा, तो एजेंडा 21 इसमें से आ सकता है। हाँ, फीचर्स ऑफ एनी सॉइल, मैंने इसके ऊपर 1 शॉट बनाया है।
रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सुपर वन शॉट, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में, आप उसमें जा सकते हो। और इस साल का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अगर आप सॉइल टॉपिक पे सीधा चले जाना और आप एक वो टेबल सुन लेना, एक बार वो टेबल सुन लेना, आपको मेमोराइज हो जाए। एक बार नहीं तो 2 बार सुन लेना, लेकिन आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ सॉइल, और इसमें भी मेजर है एरिड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। बेसिकली बच्चा इसमें से ना 1 मार्कर ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको फीचर्स दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी होती है सॉइल। जनरली आपको ऐसे आता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए अगला चैप्टर है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे 1-2 नंबर का ही चैप्टर है, सिर्फ एमसीक्यू आता है अब तक, तो ऐसा देखा है हमने। लेकिन मिड टर्म में क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं आता तो इसके आने के चांसेस हैं। तो इसके आने के चांसेस है तो क्या क्या आ सकता है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आ सकता है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको याद है, ब्रिटिशर्स करके चले गए थे, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। तो रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड है। रिजर्व्ड कौन से फॉरेस्ट होते हैं बच्चा? अच्छा एक बात और, आप आंसर जब लिखेंगे, अभी ये तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, आपने साइड में बना दिया ये फ्लो चार्ट। जब आप आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया पहला रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट में आपके लिख देंगे 1/3 ऑफ द टोटल एरिया आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जिसके अंदर किसी का भी आना रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा कौन सा हो गया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो फर्दर डिप्लीट होने से रोके गए हो, जिसके अंदर आपको परमिशन लेके जाने दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन आप रीजन बता के जाएंगे। ठीक है। तीसरा होता है आपका अनक्लास्ड। अनक्लास्ड मतलब ओपन फॉर ऑल, कोई भी अंदर जाए, कोई भी इंजॉय करे, कुछ भी सामान लेके आए, अनक्लास्ड। ये हो गया अनक्लास्ड। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या कारण है फॉरेस्ट के खत्म होने का? एग्रीकल्चर हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग माइनिंग करते चले जा रहे हैं, हम लोग भैया बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, मॉल्स का बनना, फ्लाईओवर्स का बनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट करे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, टोटल एरिया का 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो मैं बता दूं आपको, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, मैं आपको समझा देती हूँ। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स बनते हैं। ये आपसे इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 टॉपिक्स बनते हैं। एक बनता है चिपको मूवमेंट, एक बनता है जेएफएम, और एक बनता है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है जी। अच्छा जी, चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था बेटा जी? हिमालयास पे हुआ था। जिसके अंदर क्यों किया था ये किया था, औरतों ने लिपट गई थी पेड़ों पे ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़ ना काटने पड़े। दूसरा था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज स्टार्टेड इन उड़ीसा, जिसके अंदर आई थिंक 1988, जिसके अंदर लोगों ने मिलके, जॉइंट फॉरेस्ट मतलब लोगों ने मिलके, कम्युनिटी ने मिलके सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी गवर्नमेंट से कि हम लोग फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। जिसके बदले में सरकार ने कहा ठीक है, उनको तो यार कोई मैनेज करने के लिए चाहिए, जिसके बदले में सरकार उन्हें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट दे दिया करती थी इन रिटर्न, सेवा करने के बदले। तो ये जेएफएम था। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? सेव द सीड्स आंदोलन। यानी कि जैसे धीरे धीरे हम लोग कमर्शियलाइज करते जा रहे थे एग्रीकल्चर, इससे क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी खराब हो रही थी और लैंड भी, जिसके चलते ये चलाया गया मूवमेंट, जिसमें था ऑर्गेनिक सीड्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज किया जाए फॉर प्रोडक्शन। तो ये 3 कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर है।
इसी के अंदर एक और आ जाता है सेक्रेड ग्रूव्स का। सेक्रेड ग्रूव्स अगर आपको याद हो, सेक्रेड ग्रूव्स में क्या था, जिसके अंदर आप यार वो टैमरिन की पत्तियां, मैंगो की पत्तियां, लंगूर्स को एज अ भगवान का अवतार माना जाता है, तो कैसे कैसे आप रिलीजन से कोऑर्डिनेट करके फॉरेस्ट को बचाएंगे, इसके अंदर सारा वो वाला बॉक्स आता है। बट जनरली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर भी आ जाता है उसमें, मैचिंग के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, इसकी हेडिंग आ गई भाई, वाटर रिसोर्सेज आ गया है जी, वाटर रिसोर्सेज आ गया है जी, तालियां तालियां तालियां। नीचे क्यों चला गया? छोटा नहीं कर सकते हम? ओहो, तो पूरा ही हिल गया, बड़ा बड़ा फोन। हाँ चलिए, कह रहे हैं वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो अगेन वाटर चैप्टर एक केस बेस्ड वाला चैप्टर हुआ करता था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस बार जो मेरे बच्चों के मिड टर्म में पेपर आ रहे हैं उसमें इसमें से डैम्स में से क्वेश्चन आया है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया है, तो भैया हम लोग थोड़ा तैयारी करके चलेंगे और इसके आंसर्स आप खुद से बना सकते हो इजीली। जैसे कि वाटर स्कार्सिटी एक लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का कारण है, इलाबोरेट कर दो भैया। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन काफी एक्सपैंड होने लगी, अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को अंडरलाइन कर देंगे, जिससे वाटर की डिमांड बढ़ गई। दूसरा भैया, डिमांड जब बढ़ रही है ग्रोइंग पॉपुलेशन की, और साथ साथ हम वाटर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं। इसके बाद अर्बन सेंटर जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंस होती चली जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों का लाइफ स्टाइल टुवर्ड्स वाटर चेंज होता जा रहा है और ओवर यूसेज बढ़ता जा रहा है। तो आप इन शॉर्ट, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वाटर कैसे नीड हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है, इसको आप इलैबोरेट करेंगे। एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वाटर इज स्कार्स, तो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन। हाँ जी, उल हेडिंग याद दे दी जी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्टली, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर दी अदर नेम फॉर डैम्स। ये डैम्स का ही दूसरा नाम है बच्चा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम्स वो होते हैं जो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर आ रहा है तो मतलब आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेजेस लिखेंगे, इसके फायदे लिखेंगे। तो फायदे क्या क्या हो गए यार, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेके आते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी देते हैं ये। साथ में क्या करते हैं ये भैया, अच्छा ये किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, ये नेविगेशन में हेल्प करते हैं, ये टूरिज्म में हेल्प करते हैं। जब डैम बनता है तो बहुत सारे टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। अच्छा, आपको डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी सवाल। देखिए, जो भी आप में से मेरे पेड बैच का बच्चा है, स्पेशली जो मेरे ऑफलाइन का है पेड बैच का बच्चा ये देख रहा है, यू ऑल नो आई हैव प्रोवाइडेड एन ई बुक। उस ई बुक में सब कुछ है। एक वो ई बुक आपको चाहिए, और दूसरा जरा मैं अपने कलर के सैंपल पेपर्स निकाल लूं। मेरे पेपर्स कहाँ हैं, ये रहे, ब्लू कलर मुझे इन्होंने अलॉट किया है, ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर के जो पेपर हैं, डू नॉट ओपन दिस टेक्स्ट बुक अंटिल यू आर आस्क्ड टू डू सो। तो पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ ये पेपर्स आपको मिलते हैं। इसमें 8 पेपर्स हैं, 8। जब आपको लगे कि अब हम लोग तैयार हैं, ये पेपर्स किए जा सकते हैं। और इन पेपर्स में सब कुछ है, सब कुछ। मतलब एक तो इस बार जैसे पैटर्न बन गया है सेक्शन वाइज ABCD, जिसमें से ज्योग्राफी, इको, ये बहुत आसान कर दिया है इन्होंने, बहुत इजी कर दिया है। पहले हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो आपको एक ई बुक और आपको एक सैंपल पेपर्स चाहिए। आपको लिंक पे जाना है, क्योंकि अभी सस्ते मिल रहे हैं यार। आई नो आपके मिड टर्म चल रहे हैं, सैंपल पेपर्स अभी क्या करोगे, बट भाई मिड टर्म खत्म होते हैं, क्योंकि मेरे बैच में तो सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा इस पूरे अक्टूबर में। तो बस आपको एक बंडल ऑर्डर करना है, और अगर आपको लग रहा हो भैया अरे ये बंडल तो 1000-1100 रुपए का है, तो भाई साहब आपको एक पेपर की कॉस्ट 25 रुपए आ रही है, सिर्फ 25 रुपए। और अगर आप किसी फोटो स्टेट वाले से फोटो कॉपी करा के आओगे ऐसे कलर में एकदम बढ़िया इस तरीके से, तो ही आपको ये कम से कम नहीं तो 15-20 रुपए का पड़ने वाला है।
अगर आप फोटो कॉपी करा के भी आते हो, आपको पूरा मिल रहा है, आपको आंसर बुकलेट भी मिल रही है, आपको वो भी मिल रहा है, क्या कहते हैं, आपको फॉर्मूला बुकलेट, तो यार ये दो चीजें बहुत है। तो उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराया। अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में आपको घूम के आएगा सवाल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग दैट। या फिर एप्लीकेशन बेस दे देंगे कि भैया एक रीटा लड़की है, वो भैया छत पे जाके बाल्टी में पानी इकट्ठा कर रही है और उसके घर में एक पाइप से टंका में जा रहा है पानी, तो बताओ ये कौन सी टाइप की है और ये किस किस नाम से अलग अलग जगह पे जानी जाती है। तो आपको एप्लीकेशन बेस, कॉम्पिटेंसी बेस ऐसे दे देंगे। इसी तरीके से भी घूम के सवाल आ सकता है बेटा पेपर में। हमें हर तरीके से तैयार रहना है, हमें एकदम तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं है तो तैयार हो जाएंगे, बस विश्वास। तो वाटर स्कार्सिटी में मैं कह रही थी आपको एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। जैसे अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा जिसमें मैंने कहा कि फ्लड को कंट्रोल करता है, बेटा ये फ्लड लेके भी आ जाता है, बांध टूट जाए तो फ्लड लेके भी आ जाता है। आपने पंजाब का हालत देख रहे हैं आप अभी एट प्रेजेंट, पंजाब, पंजाब का नाम ही 5 नदियों से बना हुआ है, पंज अब मतलब रिवर को कहते हैं, और पंज मतलब पंजाबी में 5 होता है, 5। तो आप देखिए वहां पे इतनी बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर में डैम्स का पानी डेंजरस लेवल तक पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ, उनको पानी को रिलीज किया उन्होंने बिना बताए, और सारा पंजाब डूब गया, सारा पंजाब डूब रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो डैम्स इतने हार्मफुल भी हो सकते हैं। दिखाया जा रहा है बारिश बारिश बारिश, बारिश इज अ रीजन, बट डैम्स उसका और बड़ा रीजन है। यहाँ पे मोहनजोदारो आपने मूवी देखी हो, डैम टूट गया, पूरा गांव डूब गया भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो डैम्स आर वेरी वेरी हजार्डियस ऑल्सो, इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी, दे हैव देयर मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। तो भैया ये फिश ब्रीडिंग को रोकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ को, कॉरल डिपॉजिट को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस भी जगह पे डैम बनता है वहां अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम लोग पहाड़ों में रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, पहाड़ काट काट के सड़कें बना रहे हैं। आई नो वी आर लाइक ग्रोइंग, बट इसका इफेक्ट नेचुरल चीजों को छेड़ने से पड़ रहा है। यस, इसका पड़ रहा है इफेक्ट। चलिए अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्टली, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग नाम से जाना जाता है बेटा। राजस्थान में जैसलमेर में इसको कहते हैं खादिन्स, रिमेंबर, राजस्थान में इसको कहते हैं जोहाज, वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं इन्यूंडेशन चैनल्स, बता रही हूं, वेस्टर्न हिमालयाज में गर्ल्स एंड कुल्स, ये ना 1 मार्कर में आ जाते हैं मैच करने ऐसे। तो बेसिकली दीज आर द अदर नेम्स, कुछ नहीं होता, पिट होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में जहां पे खेती हो रही है उस जगह को खाली कर दो और वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, इसे अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, जोहाज, खादिन्स, इन्यूंडेशन चैनल्स, गर्ल्स और कुल्स। राजस्थान में टंका के फॉर्म में भी की जाती है, छत पे पाइप लगा दी जाती है, जाता है एक इंडोर कमरे में, टंकाज में, वहां जाके पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर ही रही हैं। डिसएडवांटेज जो इसमें नहीं था उसके अकॉर्डिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। अच्छा, अब जिस भी बच्चे का एग्रीकल्चर भी आ रहा है, जिस भी बच्चे का एग्रीकल्चर भी आ रहा है, मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आप क्रॉप्स में परेशान होते हो, एक बार के लिए क्रॉप्स को पॉज कर दो, क्रॉप्स को रोक दो। अभी आप इसमें क्या करो, इसमें आप कर लो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर लो, इंटेंसिव, सबसिस्टेंस, कमर्शियल, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक बार सबकी डेफिनेशंस देख लो, इससे कोई डिफरेंस आ सकता है, इसमें से कोई नोट आ सकता है। और दूसरा आप यहां पे लास्ट से इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल
रिफॉर्म्स कर लो, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कर लो। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच की क्रॉप्स से भी ज्यादा। अब क्रॉप्स आपको मैप में आ जाती हैं, कोई भी बेवरेज क्रॉप, या फिर अगर आपको नोट लिखना आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जूट इज इंपॉर्टेंट, मिलेट्स इज इंपॉर्टेंट, और राइस इज इंपॉर्टेंट, एंड बेवरेज क्रॉप इज इंपॉर्टेंट। वेदर इट्स इन मैप, ई बुक में तो मैंने मैप वगैरह सब दिए हुए हैं, वेदर इट्स इन मैप, वेदर इज इन, आ सकता है इंपॉर्टेंट, आ सकता है। अगर आपने अभी तक मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, उसकी ही डिस्क्रिप्शन में मैंने मिड टर्म के पेपर्स का लिंक डाले हुए हैं, आप जाके प्रैक्टिस करो उसको, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से पेपर आता है, क्या सवाल आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आप ढूंढ लो, अभी अभी डाली है 2-4 वीडियो पहले, तो आप वो देख लो जाके जल्दी से, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है कैसे क्या करना है। तो एग्रीकल्चर से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी आ रहा है, मैंने इसमें नहीं लगाया था, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया है, जिसका भी आ रहा है एग्रीकल्चर, आप ये वाले पॉइंटर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। पीपीटी कहाँ मिलेगी मैडम? पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अगली किताब की तरफ, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, लेट्स बिगिन। ओके, सो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पहले हम करेंगे डेवलपमेंट। देखो बच्चों, डेवलपमेंट चैप्टर वैसे तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वैसे छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आओ जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी डाल देंगे। आओ भाई, सबसे पहला, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स? अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स क्यों होते हैं? अरे भैया, लोगों का रहन सहन अलग, लोगों का स्टैंड ऑफ लाइफ अलग, लोगों की माइंड सेट अलग, तो डेवलपमेंट गोल्स भी तो अलग होंगे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड डिजायर, लोगों की अपनी अपनी शौक होते हैं। कईयों को ज्यादा इनकम चाहिए, कईयों को एजुकेशन, कईयों को फ्रीडम, कईयों को सिक्योरिटी। सो अकॉर्डिंग टू द लिविंग कंडीशंस उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, और वो अपने हिसाब से चीजें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमने एस्पिरेशंस, ओ ये क्यों हिल जाता है? तो यहाँ में हमने एस्पिरेशन, डिजायर, इसको अंडरलाइन कर दिया। सम में लाइक टू हैव मोर इनकम, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऐसे आपने अंडरलाइन कर देना, जैसे कि मैं आपको समझाती हुई चल रही हूँ। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई करता है, ध्यान से सुनना। दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है यूएनडीपी की अप्रोच, और एक होती है वर्ल्ड बैंक की अप्रोच। वर्ल्ड बैंक की अप्रोच कंसीडर करती है पर कैपिटा इनकम, यूएनडीपी की अप्रोच एचडीआई को कैटर करती है। यहाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट पूछा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पूछा है बेसिकली, तो ये कैसे कंसीडर करेगी? लो इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज को डॉलर्स के बेसिस पे। डॉलर्स क्यों? यूएस डॉलर क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल यूनिट है। अब नई एनसीईआरटी में नए डेटा के अकॉर्डिंग एक बार मैच कर लेंगे, डेटा थोड़ा चेंज हुआ है। वैसे इस बार कह रहे हैं स्कूल वाले कि कईयों के पास, क्योंकि सबके पास सर्कुलेट नहीं हुई है लेटेस्ट बुक, तो पुराना डेटा भी कोई लिख रहा है तो वो ठीक कर देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। बाकी हाँ, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम या फिर उससे ऊपर, वो रिच हैं। आई थिंक यहाँ 2019 का डेटा अब आ चुका है, 2019 का डेटा अब आ चुका है। मैं अभी, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी ठीक करा देती हूँ। डेवलपमेंट लेटेस्ट एनसीईआरटी, डेवलपमेंट लेटेस्ट एनसीईआरटी, ये रे, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक, ये 2023 का आ चुका है। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 63,400 per annum and above in 2023 are called rich countries। जी हाँ, जिन भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 63,400 से ऊपर है वो रिच कंट्रीज हैं। इसके बाद 2400 या उससे कम है वो लो इनकम है, लो मिडल इनकम, ये आपकी आ गई 2400, और यहां पे आपका आ गया है 10,030। ये 2023 का डेटा है, ठीक है जी। हाँ जी,
तो दे यूज पर कैपिटा इनकम एज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई फर्स्टली व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। इसका प्यार भरा नाम होता है एवरेज इनकम, जो निकलता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन से निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। ये अकेली डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकता, कई जगहों पे बहुत ज्यादा हाई और कई जगहों पे बहुत ज्यादा लो भी होता है पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम की बुराई ही यही है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, क्योंकि ये एवरेज है बेटा, ये एक एक जने की इनकम नहीं बता रहा, ये ऑन द होल एवरेज है। 3 एग्जाम्पल बता दो जहां पे एवरेज इनकम जो है वो कंपेयरिंग सिचुएशंस में यूज हुआ है, या फिर कम एवरेज इनकम को क्यों यूज करते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या है। एवरेज इनकम को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक बेटर अप्रोच है अमंग ऑल दी अप्रोचेस, क्योंकि एचडीआई की अप्रोच को प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है, लिटरेसी रेट निकालना, हेल्थ सेक्टर निकालना। इस वजह से हम पर कैपिटा इनकम करते हैं, कैलकुलेशंस हम करते हैं और निकालते हैं। इसकी लिमिटेशंस यही है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बताती, एवरेज बताती है। जब हम एवरेज लेते हैं ये मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि अगेन जब एक कंट्री का एवरेज निकल के आता है तो उसमें गरीब भी होते हैं और इससे अमीर भी होते हैं। हाउएवर व्हेन वी कैलकुलेट टू एक्सट्रीम्स और अ नंबर, तो बेसिकली आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बताती, एंड इट हाइड डिस्पैरिटीज, भेदभाव को ये छुपाता है। ओके, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको पैसे से जो नहीं खरीदा जा सकता वो बताना है, जैसे कि प्यार, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। तो पर कैपिटा इनकम से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। ओ, ये इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है, ये तो एचडीआई वाला बता दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा? पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बाय लव, रिस्पेक्ट, इसको आप स्टेटमेंट्स में बना दोगे बस, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर मतलब आपको डिजीज फ्री तो नहीं बना सकती ना पैसा, कि आपको बीमारी हो ही ना, बीमारी का इलाज लेके आ सकती है, बीमारी ही ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब भाई इस चैप्टर में सबसे पहली चीज, 1 मार्कर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक, टेबल गिवन ऑन पेज नंबर, टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, एस्पिरेशंस ऑफ लैंडलेस रूरल वर्कर, अ गर्ल इन अ रिच अर्बन फैमिली, पंजाब के फार्मर्स, इनका क्या डेवलपमेंट गोल होता है, इससे 1 मार्क का एमसीक्यू आता है। दूसरा, न्यूमेरिकल आ सकता है ऑन पर कैपिटा इनकम। हम एक सॉल्व भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी खोल लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? हाँ जी, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की। मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट दे रही हूँ इस चैप्टर के। एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? पहली बात तो ऑल द एमसीक्यूज ऑफ कोर्स यू विल डू। सेकेंडली आप इसके अंदर करेंगे, मैंने 4th वाला ऑलरेडी अभी आपको करा दिया है। देन 5th वाला, 5th में आपको यूएनडीपी कह रहे हैं, तो यूएनडीपी की अप्रोच आपको आती होनी चाहिए। यूएनडीपी की अप्रोच क्या है? एचडीआई। एचडीआई क्या कहता है कि पर कैपिटा इनकम को तो कंसीडर करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको, जिसमें अब इंडिया आई गेस 132 नंबर पे है नई बुक के हिसाब से। इसके अंदर वो कहते हैं यार कि पर कैपिटा इनकम तो कंसीडर कर लो, लेकिन साथ में लिटरेसी या फिर नॉलेज लो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ले लो साथ में, कि इंसान कितना जी पा रहा है, और साथ साथ उसमें नेट अटेंडेंस रेशियो ले लो, कितने ऐसे बच्चे हैं 14-15 साल के जो स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, ये 14-15 साल वाला चीज भी चेंज हो गई है अब इस बार, मेरे को पता है आपकी बुक में नहीं है, ये फोन में खुल रहा है, ये फोन में आ रहा है। ये आपका मैंने टेबल देखा था, नेट अटेंडेंस रेशियो 15 से 17 साल हो गया है, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया है जो बच्चे 15 से 17 साल तक स्कूल जा रहे हैं। पहले ये 13-14 था, उससे पहले 6 से 10 था, अभी ये लेटेस्ट ब्लॉक के हिसाब से 15 से 17 साल हो गए, याद रखना।
तो एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए हैं, जब तक आप लोग खरीद चुके थे उसके बाद ये चेंजेस आए हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अब हमारी जो पीपीटी बनाते हैं उनके पास तो वही एनसीईआरटी है, लेकिन अब जब आप सीबीएसई की साइट पे खोलते हो एनसीईआरटी, उसमें डेटा थोड़ा बहुत चेंज्ड है। अच्छा जी, अच्छा चौथा पांचवा था इंपॉर्टेंट, और कौन सा मैंने इंपॉर्टेंट बताया इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी, ये मैं कैसे भूल गई, ये मैं को एक्सप्लेन करके लेके आनी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई इस पे सवाल आ जाता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में आ जाए, चाहे वो क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में आ जाए, चाहे वो ये आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ एन आवर। बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक इंसान अभी के लिए रिसोर्सेज को ढंग से यूज करे और फ्यूचर के लिए सेव्ड करे, सेव्ड करके रखे, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली इन करंट एंड सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ग्राउंड वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से यूज हो रहा है, उसको थोड़ा सा मिनिमल करे, वरना आगे वाली पॉपुलेशन इरिगेशन नहीं कर पाएगी ग्राउंड वाटर से, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में आ गया आपका चौथा, पांचवा, मैं इसमें से मैं भी वो भी कर दूंगी कौन कौन से मैं अभी करा चुकी हूँ। सिक्स्थ भी है, सेवेंथ की नीड नहीं है। नाइन्थ, नाइन्थ मैंने अभी आपको बताया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, एंड एक टेंथ कर लो बस, बस। अब इसमें से मैं तुमको ऑलरेडी चौथा लिखा हुआ दे चुकी हूँ, छठा दे चुकी हूँ, नौवा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार बीएमआई के बारे में भी बता देती हूँ भैया, किसी का 1 मार्कर आ गया तो, और फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी का थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बीएमआई का मतलब होता है वेट इन केजीज अपॉन में हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, इसे बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। एक बॉडी का इंडेक्स निकालना कि वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल है, ओबीज है, क्या है, इसे बोलते हैं बीएमआई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। पर कैपिटा इनकम का न्यूमेरिकल आ सकता है, थर्ड एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है मेरा बच्चा? थर्ड एमसीक्यू आपको कह रहा है कि एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज और पर कैपिटा इनकम आपको दी हुई है 5,000 रुपए। तो क्वेश्चन में आपको पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी दे रखी है 5,000 रुपए, ये आपको रफ वर्क में सॉल्व करना है। अब आपको 3 फैमिलीज की इसमें इनकम दे रखी है। फर्स्ट फैमिली कमा रही है 4,000, सेकंड फैमिली कमा रही है 7,000, थर्ड फैमिली कमा रही है 3,000। आपको चौथी फैमिली की इनकम निकालनी है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको चारों फैमिली दे देंगे, आपको पर कैपिटा इनकम निकालना होगा, या आपको पर कैपिटा इनकम दे देंगे, आपको एक फैमिली निकालनी होगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम होता है सारी फैमिलीज के इनकम का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आ गई यहाँ पे ना, अपॉन में 4। पर कैपिटा इनकम इज गिवन 5,000, ये 4 उधर मल्टीप्लाई में चला गया और यहाँ पे सारी ऐड हो गई, 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस फोर्थ फैमिली, ये कितनी होगी 14,000, ये हो गई 20,000। 20,000 में से 14,000 माइनस कर दिया, आ जाएगी आपकी फोर्थ की इनकम। तो ये आ गई आपकी फोर्थ फैमिली की इनकम 6,000 रुपए। वाह क्या अमाउंट है, 6,000 रुपए। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अब हम चलेंगे हमारे अगले चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एक सवाल आता है, वो है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं। अगेन ये चैप्टर की वेटेज काफी अच्छी रहती है आपके एग्जाम में, क्योंकि लेंदी है, इजी बहुत है,
बस थोड़ा लेंदी है, बना के लिख सकते हो अगर समझ में आ गया। सुपर वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे अप है, देख सकते हो, सब कुछ इजीली अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्वेश्चन पहले ही आ गया, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट, व्हाई राइजिंग इंपॉर्टेंस बताइए टर्शियरी सेक्टर की, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारी हमारी जो कंट्री है यहाँ पे सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब बेसिक सर्विसेज में आती हैं जो कि इंसान को चाहिए, और ये सारी क्या है, टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री ड्यूटी लेती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, जिसकी वजह से दे आर इंप्रूविंग ऑल द टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ऑल्सो हमारे देश में जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, इसके साथ साथ स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें चीजें चाहिए जो सब सर्विस सेक्टर में आती है। इनकम लेवल लोगों की बढ़ रही है, दे डिमांड फॉर मोर सर्विसेज लाइक ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई टूरिज्म, ई सब कुछ। ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज जैसे कि आईटी, कम्युनिकेशन भी काफी बढ़ रहा है, एंड दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। I am telling you this question is very important. Very important. Okay, now you have to tell me the difference between public sector and private sector. Public sector is owned by the government. ये government own करती है. यहाँ पे private individual या group of individual करते हैं. यहाँ पे सारी services government provide करती है public sector में. यहाँ पे private owner provide करता है. Government taxes को लगा के पैसा कमाती है, ये पैसा बढ़ा के गुड्स के पैसा कमाते हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसके एग्जाम्पल में रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस डिजिटल, ये सब प्राइवेट में आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। अभी रिसेंट मैंने एक बच्चों का अभी टेस्ट लिया जिसमें मैंने इको और सिविक के क्वेश्चन दिए, एंड वहां पे मैंने एक सिचुएशन दे दी। मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया कि एक सुनील है, वो ग्रोसरी शॉप में काम करता है, उसके पास ऐसे भैया कोई फिक्स टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो बताओ वो कौन से सेक्टर में है। और एक रमन है, वो एक एमएनसी में जॉब करता है जहाँ प्रॉपर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करता है। तो बताओ ये दोनों कौन से सेक्टर्स में है और इसमें डिफरेंस बता दो। तो एक नंबर था ये बताने का कि कौन कौन से सेक्टर में है। याद रखिएगा, आपको एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करने के लिए आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये वीडियो को देख के वाह यार हमें तो सब कुछ आता है, बट क्वेश्चन समझना इज द टास्क। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट पेपर, डू कमेंट करिएगा। अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड एक्चुअली इन बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आई विल मेक दैट पेपर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर ऐप साइंस एंड फन। बहुत ज्यादा अच्छा पेपर है वो, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का। तो अगर आपको चाहिए तो साइंस एंड फन की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे मैं बाहर के ही 10th क्लास के ओपन फोल्डर में ही वो पेपर डाल दूंगी जिसमें इको और सिविक्स का है पहले, ठीक है, 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है रजिस्टर्ड। ये सबसे पहली बात, ये रजिस्टर्ड होती है अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, ये रजिस्टर्ड होती है। अरे क्या हो रहा है, ये नॉट रजिस्टर्ड होती है। ये क्या हो रहा है, हाँ, ये रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नो जॉब सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे फिक्स्ड वेजेस होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी वर्किंग आवर्स होते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो ग्रोसरी स्टोर और कोई भी किराने की दुकान जैसे आपने डालते हो, और यहाँ पे आप एमएनसी वगैरह का एग्जाम्पल डाल सकते हो। ये आपका डिफरेंस हो जाता है, सिंपल है। और भी चीजें हैं, पेड लीव्स मिल रही हैं, यहाँ नहीं मिल रही, सोशल बेनिफिट है, यहाँ नहीं मिल रहा, प्रोविडेंट फंड है, वहां नहीं मिल रहा, तो ऐसे डिफरेंस हो जाते हैं। बड़ा प्यारा सवाल, सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, सबसे ज्यादा।
लेकिन तब भी एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। ऐसा कैसे बच्चों, ऐसा कैसे हो गया? तो भैया ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इतनी जॉब्स ही नहीं है। जितनी जॉब्स बनाई जा रही हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, प्राइमरी में वो डिस्गाइज दिखा जाती है। विजिबली एम्प्लॉयड है वहां के लोग, लेकिन एक्चुअल में दे आर disguised unemployed. Though the industrial production of goods went up 8 times, but employment in the industry went up to 2.5 times. Because industries में होती है मशीन, मशीन को चलाने के लिए चाहिए 2 बंदे और वो आउटपुट कर देगी 20 बंदों के बराबर। तो visibly people are less, but GDP is more, contributing more. How workers in unorganized sector be protected? कैसे आप कर सकते हो? देखो आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको फिक्स वेजेस नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, वर्किंग आवर्स नहीं होते। कैसे आप ठीक करोगे? कैसे आप ठीक करोगे? गवर्नमेंट स्कीम्स बनाए लाइक फिक्स रेम्यूनरेशन एक्ट, सैलरी एक्ट, फिक्स वर्किंग आवर्स एक्ट, इनको स्कीम्स बनानी चाहिए एंड स्कीम्स को चेक करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। गवर्नमेंट चेक करे, रूल्स बना देते हैं, कोई देखता ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ more industries and factories, job creation, skill development, स्किल डेवलप करो, ठीक है ना? तो ये सारे स्टेप्स आप ले सकते हो। इसके बाद बच्चों और इसमें से क्या आपको पता होना चाहिए? पहली बात तो इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए फॉर 1 मार्कर। एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए फॉर 1 मार्कर्स। साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक और सवाल आ जाता है कि as the standard of living of the people are improving, still why they need public sector? Because everybody is not equal. सब जना सिमिलर नहीं कमा रहे हैं, हमें बेसिक नीड्स को अभी भी पब्लिक सेक्टर चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया तो इंसान को अगर चोट लगेगी, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं करा पाएगा उसको ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और इसमें से आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन या तो रूरल आ जाए या अर्बन आ जाए। कैसे जनरेट करोगे यार? स्कीम्स लेके आओगे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाओगे, डैम्स बनाओगे, फ्लाईओवर्स बनाओगे, स्किल फॉर्मेट करोगे, लिटरेसी रेट बढ़ाओगे, हेल्थ सेक्टर बेटर करोगे ताकि लोग प्रोडक्टिव बने। तो ये चीजें यू कैन डू एफर्ट्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद जिस भी बच्चे का मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट जिस भी बच्चे का आ रहा है, उस बच्चे के लिए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं। ऑलरेडी मेरी मैराथन्स डली हुई हैं, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं समझने के लिए, 1 शॉट भी डाला हुआ है, यू कैन वॉच। तो मनी एंड क्रेडिट में ऑफ कोर्स why there is a need to expand formal sector, expansion, self help groups, रोल ऑफ क्रेडिट, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, 2 कहानियां हैं सलीम और स्वप्ना की। एंड फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, और क्या था इसके अंदर? मॉडर्न फॉर्म्स हो गई, और क्या था? मैं भूल ही गई यार एकदम से चैप्टर।
रुको 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 रुको। मैं ना नोट्स में, अपने फोन के नोट्स होते हैं ना, उसमें लिख के रखती हूँ, मेरी हैबिट है। मनी एंड क्रेडिट, ये आ गया। एक्टर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, नहीं ये नहीं अच्छा। यही अच्छा है। एक रोल ऑफ आरबीआई अगर करना है तो कर सकते हो। RBI is the father of all the banks and it supervises, it maintains cash reserve ratio, देखता है 15% मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये भी अब आई थिंक 5% हो गया भाई, लेटेस्ट बुक में। आई एम अमेज्ड, बस 5% हो चुका है। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा टॉप क्रीमी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सबसे ज्यादा। चले आगे। And now it's time for your favorite book, History. अब हम करने वाले हैं हिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इन यूरोप एंड नेशनल इन इंडिया की। बच्चों, आपको पता है दोनों ही चैप्टर लंबी रेल की तरह इतने सारे डब्बों को लेके बैठी हुई है, और उसी हर एक डब्बे में से बनता है सवाल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी और गारंटी दूंगी, पूरे इस यूट्यूब पे मेरे वन शॉट से बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई बनाया हुआ होगा। रीजन बीइंग, मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करने के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ ये चैप्टर समझने हैं तो प्लीज गो एंड वॉच इट्स वन शॉट फ्रॉम द सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ पहले हम बात करेंगे नेशनल इन यूरोप की। बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। स्टिल आई हैव ट्राइड टू पिक द क्रीमी वंस। लेट्स सी। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है, दो मेजर क्वेश्चंस थे, एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाला, एक नेपोलियनिक कोड वाला। एक नेपोलियनिक कोड वाला। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाला सवाल। सवाल कहता है, मेजर्स बता दो, प्रैक्टिसेस बता दो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किए टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सबको एकजुट रखने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने आइडियाज कौन से किए? ला पात्री बोलना शुरू किया और ली सिटियोनी बोलना शुरू किया, ताकि सबको समान फील हो, सेम फील हो। लापात्री मतलब फादरलैंड एंड ली सिटियन मतलब सिटीजन। और उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग बनाया, जिसका ट्राई कलर था, जिसको रॉयल फ्लैग कहा गया, ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर का। स्टेट जनरल इलेक्ट की गई, जिसमें एक्टिव सिटीजन, और इसको नेशनल असेंबली घोषित किया गया। और साथ ही साथ इन्होंने नए शपथ ली गई, नए गीत गाए गए नेशन के नाम पे। साथ ही साथ इन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया, करेंसीज को सिमिलर कर दिया, जो अलग अलग जगहों पे होते थे वो सबको सेम कर दिया। टैक्सेस हटा दिए, वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम को बिल्कुल सिंपल कर दिया, और रीजनल भाषा जो डिस्करेज करते थे और फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया। छोटी मोटी भाषा जो बोल रहे हैं उनको डिस्करेज करके फ्रेंच भाषा को एक कॉमन लैंग्वेज घोषित कर दिया। तो ये कुछ स्टेप्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए सबको एक समान रखने के लिए। इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है नेपोलियनिक कोड के ऊपर, या फिर जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप वॉज। तो क्या किया इन्होंने बच्चों? अगेन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंपल किया, एफिशिएंट बनाया। सिविल कोड डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस, इन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे जो क्लर्जीज नोबिलिटीज को मिलते हैं वो सब हटा दिए। राइट टू प्रॉपर्टी लेके आ गए, ये सब कोई अब प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब में जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, किसी में केजी में कितने ग्राम, किसी में कितने रुपए, सब सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडियल सिस्टम हटा दिया, पेजेंट्स को बंधुआ मजदूर सर्वडम से मुक्ति दिला दी, टैक्सेस हटा दिए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बनाना अलाउ कर दिया, ग्रुप्स बनाना अलाउ कर दिया जो जनरली मोनार्की में नहीं होते, लेकिन इन्होंने डिक्टेटरशिप में अलाउ किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू 5 मार्क्स। मैं आपको 5 मार्क्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, और जेन्युइनली कहीं से भी कोशिश करा जा सकता है कि सवाल कहीं से भी आ सकता है। हिस्ट्री इज अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से भी सवाल आ सकता है, फिर भी कोशिश की है। ओके, अगला सवाल है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म समझा दीजिए। लिबरलिज्म के बारे में समझा दीजिए। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी। देखिए, लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम।
तो यहाँ पे क्या था, लिबरलिज्म में 3 बेसिस थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड साथ ही साथ सोशली। तो पॉलिटिकली इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली एक बात थी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। फ्रीडम का मतलब है सरकार लोग चुने, ये लिबरलिज्म का पार्ट था। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, खत्म कर दो ये मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी सब खत्म कर दो और संविधान ले आओ। ठीक है जी। अच्छा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर बोल देंगे तो इकोनॉमिकली में आ जाएगा फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट अलाउड है कुछ भी बनाने में, मार्केट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड, जिसमें जॉल्वरीन भी आया था उसके बाद। और सोशली में सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, सरकार चुन सकती है। ये 3 एफर्ट्स किए गए थे लिबरलिज्म में। ये 2 नंबर के 3 नंबर के हिसाब से है, सिर्फ पॉलिटिकली है। हाँ जी। मे नेम ऑफ ट्रेटी ऑफ वियना, ट्रेटी ऑफ वियना साइन किया गया था 4 देशों के बीच, बार्प, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, 1815 में। जब नेपोलियन जी बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए थे, उसके बाद ये बैठक बैठी कंजर्वेटिव्स की। रिमेंबर, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स लोग मोनार्की को रीस्टोर करना चाहते थे। ये किसके लिए बैठे थे, ये चाहते थे कि बर्बन डायनेसिटी, वो लुई द 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली, वो रीस्टोर कर दें, वापस ले आए। फ्रांस जो भी टेरिटरीज हारा था नेपोलियन के राज में, वो भी वापस जिताई जाए। फ्रांस के आसपास इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर दी, नॉर्थ में किसी कंट्री को लगा दिया, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ताकि फ्रांस एक्सपैंड ना हो। देखो ना, प्रूशिया वॉज गिवन फ्रंटियर्स, जर्मन कन्फेडरेशन में, सारी ये बात बता दी। बस इन्होंने क्या किया, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिल गया, जिसके ऊपर आगे एक क्वेश्चन भी आता है लैंग्वेज वाला। तो ये इन्होंने किया, मोनार्की रिस्टोर कर दी गई थी, लुईस की ही डायनेसिटी वापस से चलने लग गई थी। कल्चर, रोमांटिसिज्म से 2 सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, पोइट्री ने क्या रोल प्ले किया, जिसके अंदर आप कैरल कुरपिंस्की के बारे में डालेंगे। रोमांटिक आर्टिस्ट में कल्चरल मूवमेंट लेके आए, जिसके अंदर ये लोग फोकस करते थे folklores, folk tales, and they believe in mystical feelings, intuitions, not in science and facts. They don't believe in that. So romantic artists, poets generally criticize करते थे साइंस को, रीजन को, और फोकस करते थे इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स। जर्मन फिलोसोफर जैसे कि जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर ने 2 बातें भी कही, दास वोक और वोक्स जीस्ट। दास वोक का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, एंड वोक्स जीत मतलब फॉर द नेशन ओनली। इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज पे ध्यान दिया, सिंपल कीजिए लैंग्वेज ताकि सभी लोग एटलीस्ट समझ पाए। अभी लेटेस्ट मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, ये हमारी आदत होती है, जो सब अभी पंजाब में हो रहा है, इसके चलते अभी दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो डाली, एंड वो वीडियो उसने पहली बार आई गेस, वो ऑलमोस्ट पंजाबी में बोलता है, लेकिन इसमें उन्होंने हिंदी में बोला। वो उन्होंने इसलिए बोला कि मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे, सिर्फ पंजाबी ऑडियंस जिनको पंजाबी आती है उन पे ही रिस्ट्रिक्ट ना रह जाए। तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाए, स्पेशली जब आपको कोई सोशल मैसेज देना हो। नाउ एक्सप्लेन द वेज इन विच, अच्छा इसके अंदर पोलैंड का भी एक इसी के आगे का पार्ट आ जाता है कि पोलैंड में लैंग्वेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लैंग्वेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे किया है मेरा बच्चा, पोलैंड में रशिया का पार्ट रशिया को दे दिया गया था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ट्रेटी ऑफ वियना में। रशिया आके अपने आप को मेजॉरिटी में रख के पॉलिश भाषा को उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिया। इन्होंने कहा तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते, हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी, स्कूल से निकाल दिया पॉलिश भाषा को, प्रीस्ट वगैरह को फोर्स किया। लेकिन वहां के लोगों ने ओपेराज, डांसेस, म्यूजिक, मीटिंग्स में भाषा यूज करने में पॉलिश का इस्तेमाल किया, स्पेशली ऑफिशियल गैदरिंग्स में। उन्होंने पॉलिश भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते रशिया के लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन तब भी लैंग्वेज को एज अ सिंबल उन्होंने यूज किया 18th सेंचुरी में। सारा कुछ यही लिखा हुआ है, पॉलिश भाषा को निकाल दिया एटसेट्रा। 1830s was an year of great economic hardship। हर हिस्ट्री के चैप्टर में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात ना हो तो क्या ही हो। 1830 वो एक ऐसा साल था ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। पहले हाफ में पहली बात तो इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, रूरल एरियाज से शहरों में आने लगे और ओवर क्राउड कर दिया। स्मॉल प्रोड्यूसर्स काफी स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे बाहर से आई हुई चीजों से। इन दोज रीजन्स यूरोप वर द वहां पे एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स मतलब रिचर सेक्शन रूल कर रहे थे।
प्राइजेस फूड के बढ़ गए, जिससे पैपरिज्म आ गया। पैपरिज्म का मतलब होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी आ गई। तो सिंपल सी बात, अगर आपको ना भी आए तो आप बना के लिख सकते हो, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में प्रोडक्शन कम हो गई थी और गुड्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। काफी सारे लोग शहरों में आ रहे थे माइग्रेट करके काम के लिए, लेकिन अब शहर भी स्लम एरिया में कन्वर्ट होते जा रहे थे, जिससे लीड किया पापरिज्म में, यानी कि पॉवर्टी में। अब इसके बाद आप सभी की चहेती आ जाती हैं यूनिफिकेशंस। यूनिफिकेशंस आ जाती हैं आपकी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यूनिफिकेशंस मैं आपको क्विकली यूनिफिकेशन समझा रही हूं, एक ही स्लाइड पे तीनों की तीनों। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं जर्मनी की ही बात करूंगी। जर्मनी में आप सबसे पहले पॉइंट डालेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले सेंट पॉल चर्च में मिले सारे लोग, जहां पे प्रस्ताव दिया गया प्रूशिया के राजा फ्रेडरिच विलियम जी को टू अडॉप्ट जर्मनी एंड मेक इट यूनिफाइड, बट फ्रेडरिच विलियम ने बाकी सारे मोनार्क के साथ मिलकर इनकार कर दिया। इसके बाद आए केसर विलियम, प्रूशिया के ही दूसरे राजा फ्रेडरिच विलियम के मरने के बाद। इन्होंने अग्री कर दिया जर्मनी के लोगों के साथ कि ठीक है, हम तुम्हें यूनिफाई करेंगे, जिसके चलते इन्होंने अपॉइंट किया एक सेकेंड रुकना यार, सॉरी। हाँ, जिसके चलते इन्होंने अपॉइंट किया ऑटो वन बिस्मार्क को, जो कि थे चीफ मिनिस्टर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। ऑटो वन बिस्मार्क को हायर किया गया। उन्होंने 7 सालों में fought 3 wars in 7 years with FAD, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, एंड जीते कौन? प्रूशिया, प्रूशियाज विक्ट्री। इस सब में ऑटो वन बिस्मार्क के साथ प्रूशिया के जंकर्स भी हेल्प कर रहे थे। जंकर्स मतलब लार्ज लैंड ओनर्स, पूरी आर्मी साथ दे रही थी। 7 साल में 3 लड़ाइयां, तीनों लड़ाइयां प्रूशिया जीती, यानी कि जर्मनी जीती, एंड फाइनली जर्मनी वाज यूनिफाइड इन 1871 एंड यूनिफाइड जर्मनी के राजा बने प्रूशिया के ही राजा केसर विलियम जी। ये थी आपकी जर्मनी की यूनिफिकेशन। अब अगर इटली की यूनिफिकेशन की बात करें बच्चा, Italy was like a pizza divided in 7 parts actually, but we will read about only 4 parts. थोड़ा बड़ा ही, इसके अंदर ही हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। एक पार्ट था सर्दिनिया, पाइडोमंट। एक पार्ट था, सॉरी, नॉर्थ, सेंटर, साउथ। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर्दिनिया पीडोमेंट वॉज अंडर विक्टर इमैनुअल, इकलौती ऐसी जगह जो एक इटालियन प्रिंस के हाथ में ही थी, विक्टर इमैनुअल के हाथ में। नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रो हंगेरी, ऑस्ट्रियन बेसिकली। सेंटर वॉज अंडर द पोप्स एंड साउथ वॉज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, किंग्स ऑफ स्पेन। ओके, तो सबसे पहले बचा क्या होता है? सबसे पहले तो इस पूरे प्रोसेस के लिए भी शुरुआत कर देते हैं गिसीप मजीनी। शुरुआत करते हैं गिसीप मजीनी, जिनमें उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी और बात की थी कि इटली को यूनिफाई करना चाहिए, ये जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, हम सबको एक साथ होने चाहिए। गिसीप मजीनी ने नींव रखी और इसके चलते विक्टर इमैनुअल जी ने काउंट कैमिलियो केवर को हायर किया। काउंट कैमिलियो केवर वॉज सिमिलर टू ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आर्किटेक्ट थे,
ये यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट थे। तो सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर वन में केवर ने एक टेक्टफुल अलायंस बनाई। देखो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विक्टर इमैनुअल जी सबसे पहले 1831 में अपराइजिंग स्टार्ट हुई, टेक्टफुल अलायंस बनाई फ्रांस के साथ, सारा कुछ लिखा हुआ है विद फ्रांस। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से, यहाँ पे टेक्टफुल अलायंस बना के हटाया इस जगह को फ्रांस के साथ, और यहां पे इन्होंने हेल्प ली गारीबल्दी की, गिसीप गारीबल्दी की, जो कि एक लोकल लीडर रूलर था, अपनी रेड शर्ट आर्मी के साथ आया और यहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हटा दिया। एंड फाइनली पोप्स का तो नाम भी नहीं लिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, पोप्स बहुत छोटे से थे, वो खुद ही आगे गोदी में बैठ गए होंगे, चल भाई सब गए तो हम भी निकलते हैं। So that's how Italy was unified in 1861 and Victor Emmanuel was घोषित as the क्या कहते हैं राजा ऑफ कंप्लीट यूनिफाइड इटली। ये हॉल ऑफ मर्सलीज में इनको कैसर विलियम को नवाजा गया था और यहाँ पे विक्टर इमैनुअल जो एक जगह के थे वो सारी जगह के राजा बन गए थे। अब आती है ब्रिटेन की बारी बच्चों, ब्रिटेन की बारी आती है। ब्रिटेन में 4 हैं, आपको पता ही है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और वेल्श है। इंग्लैंड वाले बोलते हैं इंग्लिश भाषा जो कि डोमिनेंट है, ये बोलते हैं स्कॉटिश भाषा जो सेकंड नंबर पे है, ये बोलते हैं इरिश भाषा और ये बोलते हैं वेल्श भाषा, वेल्स वाले। अब भैया ये जो है ना, ये मेजॉरिटी में भी है एंड डोमिनेंट भी है। तो सबसे पहले जाते हैं स्कॉटलैंड के पास और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मर्ज हो जाओ और हम बना लेंगे ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड वाले कहते हैं हम क्यों तुम्हारे साथ मर्ज होए, तो हमें ना तो हमारी भाषा बोलने दोगे ना हमारे कपड़े पहनने दोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें सब कुछ करने देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो बेसिकली एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 1707 में स्कॉटलैंड इसके साथ मिल गया और इन दोनों ने मिलके, क्योंकि ये सबसे बड़े यूनिट्स थे, बना दिया ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन उसके बाद बच्चों ब्रिटेन वालों ने ना तो उनको उनकी भाषा बोलने दी, ना उनको उनके कपड़े पहनने दिए, धोखा दिया, धोखा। अब इसके बाद आयरलैंड वालों की बारी थी। आयरलैंड में वैसे भी भेदभाव हो रखा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में, क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट्स, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में हुआ था भेदभाव, जिसका फायदा पूरा पूरा किसने उठाया, ग्रेट ब्रिटेन वालों ने। पहुंच गए माइनॉरिटी की हेल्प करने, बातों में आ गए। वॉल्टस्टोन जी ने बोला कि भैया मत करो, तुम्हें फंसा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स की पुरानी आदत है। नहीं माने वो लोग, और एक तो झोली में आ ही रहे थे, दूसरे को इन्होंने फोर्सिबली अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया इन 1801 1801 में। और वेल्स तो छोटे से ही थे, अगेन इनका नाम नहीं है, खुद ही गोदी में आ गए, भैया तुम भी हमें ग्रेट ब्रिटेन बना लो, हम कहाँ अलग रहेंगे तुमसे। तो दिस वाज ब्रिटेन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन एंड जर्मनी यूनिफिकेशन। ऐसी यूनिफिकेशन कोई नहीं समझाएगा मेरा बच्चा। ये पूरा ब्रिटिश नेशन के बारे में भी है। अच्छा, ब्रिटिश नेशन के बारे में जब भी आएगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना है, मतलब कि आपको लास्ट में इसका वो भी डालना है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इनका एंथम बना, इनका ब्रिटिश फ्लैग होस्ट किया गया, ये बात और जरूर लिखनी है। अगला है नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, ये तो हो गया नेशन स्टेट वाला। अब है सवाल पढ़ के बता दो तो मानू, सवाल पढ़ के लगेगा भी नहीं,
nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment by the last quarter. बच्चे समझ ही नहीं पाते लिखना क्या है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है, यानी कि बल्कन की बात हो रही है, बल्कन्स की। ये देखो, ये फिर भी आसान है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की लैंग्वेज है। लेकिन ये देखो, ऐसा सवाल किताब बच्चों के पेपर में आ रहा है, कहां से बच्चा समझ के आएगा? यहां से समझेगा बच्चा, इस लेक्चर से समझेगा बच्चा। तो बल्कन के बारे में पूरी कहानी लिखनी है बच्चा। बल्कन एक ऐसा जगह थी जहां पे काफी ज्यादा जोग्राफिकल और एथनिक, भाषा वाइज, लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज और जगह वाइज काफी वेरिएशन थे। आज के टाइम पे उसमें रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जनगोविना, सोल्वेनिया, सर्बिया, मॉन्टेग्रो, ये सब थे। एंड इन सबको कहा जाता था स्लैव्स। स्लैव्स। बहुत बड़ा बल्कन का पार्ट ऑटोमन एम्पायर के हाथ में था। जब सारे लोग अपने आप को फ्री कर रहे थे, इन्होंने भी ऑटोमन एम्पायर से फ्री करने की सोची अपने आप को, और ये सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन क्या हो गया? हेलो, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग? एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रदर। भाई कोई मक्खी मुक्खी आ गई क्या? हेलो, क्या हो रहा है ये? हेलो भाई, कहीं मेरी पीपीटी चली जाए। हेलो, चेक करती हूँ। भाई पता नहीं क्या ही हो गया था। हाँ, तो भैया बल्कन का बहुत सारा पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बेटा जी, पहली बात तो ये कि इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पा लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके खुद के स्लैब्स के बीच में काफी ज्यादा घटपट चल रही थी। सारे के सारे स्लैब्स एक दूसरे से जेलस करते थे कि भैया मेरे पास ज्यादा एरिया होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा एरिया होना चाहिए। और इसी के चलते बाहर से गियर, गियर, जी फॉर जर्मनी, ई फॉर इंग्लैंड, ए फॉर ऑस्ट्रो हंगेरी एंड आर फॉर रशिया, इस पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि बल्कन एक रिसोर्स रिच लैंड है। सब बड़े बड़े देशों की नजर है इसके ऊपर। अंदर स्लैब लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए कि हम भी फायदा उठाएं, और बाहर से ये लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए एंड फाइनली हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लड़ाइयां इतनी बड़ी, सब देश इंक्लूडेड थे, एंड हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके, ये मेरे अकॉर्डिंग टॉप क्रीमी क्वेश्चंस हैं, टॉप क्रीमी। इसके बाहर को जाए तो तुम्हारी किस्मत, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें से आने वाला है। यार तुम देख रहे हो अगर, और तुम्हारा पेपर होता है तो उसके बाद अगर आएगा तो प्लीज कमेंट्स में बताना जरूर यार, प्लीज। कुछ कुछ आया, क्या क्या आया, क्या नहीं आया, क्या अलग आया, बताना। मेरे को मेल भी करना अपना पेपर पीडीएफ बना के reemaghai95@gmail.com पे। चलो अब करते हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात। इसमें भी भैया सबसे पहला सवाल ही एनसीईआरटी का है, जिसके अंदर बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या अफेक्ट हुआ। तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी बात तो डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया था, और इस सब के लिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो रही थी, कॉमन पीपल को प्रॉब्लम हो रही थी। फूड की शॉर्टेज थी, भुखमरी हो रही थी, जबरदस्ती लोगों को वॉर में घसीटा जा रहा था, आर्मी में घसीटा जा रहा था, भुखमरी आ गई, बीमारियां आ गई, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स से निराश हो गए हमारे देश के भी लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग तो पार्ट ही नहीं थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से हमें पार्ट बनना पड़ा। हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज? दो तरीके हैं कैसे हुई और इसका स्लो डाउन क्यों हुआ। तो पहली बात तो कैसे हुई भैया, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट हम नहीं करेंगे, जो उनके सामान है हम नहीं लेंगे, जो उनकी इंस्टीट्यूशन है हम उसमें काम नहीं करेंगे, ये होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, मूवमेंट स्टार्ट हुई मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से। एंड काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास, हर जगह बोल दिया गया इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे हम। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, दारू की दुकानों को बंद कर दिया गया, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड में ट्रेड करने से ही मना कर दिया कि हम लोग तो भैया ब्रिटिशर से ट्रेड भी नहीं करेंगे। और टेक्सटाइल मिल्स काफी बढ़ने लगी। लेकिन स्लो डाउन क्यों हो गई थी बच्चा? स्लो डाउन क्यों हो गई थी, याद है? स्लो डाउन क्यों हुई?
नो सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशंस। बेटा जी, अगर बच्चों ने स्कूल छोड़ा है तो वो कौन से स्कूल जाएं? अगर हेड मास्टर्स ने पढ़ाना छोड़ा है वो कौन से स्कूल जाएं? लॉयर्स ने अगर काम करना छोड़ा है वो कौन से एडवोकेट के आगे खड़े हो जाएं, कौन से जज के आगे खड़े हो जाएं? तो कोई भी सब्स्टिट्यूट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जी। बॉयकॉट कर दिया कॉटन गुड्स को, ट्रेड बंद कर दिया, खादी वॉज एक्सपेंसिव, काम धंधा है नहीं, महंगे महंगे खादी पहन के घूमे, तो खादी भी बहुत एक्सपेंसिव थी जिसकी वजह से स्लो डाउन होने लगा ये मूवमेंट। सीडीएम, सीडीएम के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सीडीएम में सारे के सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले पॉइंट्स तो आते ही आते हैं। बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स को ये किया, सबको स्कूल छोड़ दिए, टाइटल्स रिजाइन कर दिए। लेकिन इसके साथ आता है सिविल डिसोबे करेगी ब्रिटिशर्स के लॉज, लीगल लॉज भी, जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट पे टैक्स देना एक लॉ था ब्रिटिश का। लेकिन हमारे गांधी जी ने स्टार्ट की यात्रा 24 दिनों की, 240 मीले चले 78 वॉलंटियर्स के साथ और पहुंचे भैया तट पे, और वहां से उठाया पानी और नमक बना डाला, जिससे शुरू हुई सीडीएम, और यही था सॉल्ट मार्च। सीडीएम की कहानी शुरू होती है जिसमें आते हैं अलग अलग लोगों ने क्या क्या रोल अदा किया। अब सीडीएम भी 2 बार आया। पहली बार आया तो वायलेंट क्लैश ले गया जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस सब में अलग अलग लोगों ने सीडीएम को कैसे देखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिच पेजेंट्स ने क्या किया, पुअर पेजेंट्स ने क्या किया, बिजनेस क्लास ने क्या किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या किया, विमेन ने क्या किया। ये इंडिविजुअल भी आ सकता है और 5 नंबर का एक पूरा सवाल भी आ सकता है। तो रिच पेजेंट्स ने क्या किया? रिच पेजेंट्स में आते थे गुजरात के पाटीदार्स, उत्तर प्रदेश के जाट्स। इन्होंने ज्वाइन किया मूवमेंट को क्योंकि इनकी कमर्शियल क्रॉप जो थी वो ट्रेड की वजह से हिट हुई थी। इनको लगा, हिट मतलब अफेक्ट हुई थी। इनको लगा अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए ट्रेड के लिए कोई आसान चीज निकल के आ जाएगी। लेकिन पहली बार जब सीडीएम इनकी बातों को बिना सुने ही बंद कर दी गई थी तो ये निराश हो गए थे और दूसरी बार उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। पुअर पेजेंट्स ने मूवमेंट को ज्वाइन किया अपने रेंट्स टैक्सेस से बचने के लिए। अनपेड रेंट जो लैंडलॉर्ड को देना था वो चाहते थे ये रेमिट हो जाए। बिजनेस क्लास ने क्यों ज्वाइन किया? अगेन बिजनेस क्लास का मेन मोटिव था कस्टम ड्यूटीज ऑन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तब भी इन्होंने अपने देश का साथ देने के लिए फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। इनकी मेन उम्मीद यही थी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हट जाए और बहुत स्मूथ ट्रेड हो जाए। इन्होंने इसके चलते बनाई थी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ भैया इन्होंने चाहा था कि हमारा इंडियन रुपी ब्रिटिश डॉलर के अंडर इतना भी ना चला जाए कि पहचान ही ना पाए भैया रुपये की औकात क्या है। आज 90 रुपए का होने वाला है, 88 रुपीज $1 का होने वाला है, इतना महंगा हो रहा है। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल वर्कर ने कैसे पार्टिसिपेट किया? इन्होंने पहले लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिलेक्टेडली पार्टिसिपेट किया था, सेम वर्कर्स के साथ था। वर्कर्स ने किया अपनी लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए कि थोड़ा सा बेटरमेंट आ जाए, स्टैंड ऑफ लिविंग बेटर हो जाए। विमेन ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। इन्होंने तो मार्चेस भी किए, इन्होंने तो सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर किया, क्लोथ भी जलाए, लिकर शॉप्स भी जलाई। बहुत लोग, बहुत औरतें तो जेल में भी गई, लेकिन तब भी इन्हें गांधी जी से सुनने को मिला कि औरतें तो बनी ही घर में बच्चा संभालने और पति को देखने के लिए हैं, ये कहाँ चल पड़ी मार्चेस करने। ये गांधी जी ने इनको बोला, तो निराश हुई बेचारी औरतें। तो वुमेन का रोल अकेले इंडिविजुअल भी आ सकता है और ऐसे ओवरऑल कैसे पार्टिसिपेशन हुआ ये भी आ सकता है। बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही प्यारा सवाल है ये। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग 5 नंबर का एक बड़ा प्यारा सवाल जिसके अंदर आ जाते हैं अलग अलग बेसिस जिसके तहत इंडिया को बेसिकली यूनाइटेडली फील कराया गया था। इसमें सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी ऑफ पिक्चर, जैसे कि भारत माता जी। सिंबलाइज किया इमेज से हमारे देश को, जो हमारी इंडियन एलिगोरी है, इंडियन फीमेल एलिगोरी है, वो कौन है? भारत माता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा, हमारे देश के लिए राष्ट्रगीत। भारत माता की इमेज किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट की थी। यस, स्वदेशी मूवमेंट लाया गया, अवनींद्रनाथ जी ने पेंट की भारत माता की इमेज। एक एशियाटिक फिगर थी वो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली, काम, कंपोज, डिवाइन।
साथ ही साथ, अच्छा ये हम यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देते हैं, 1 मार्कर में भी आ जाता है ये। ओके जी, इसके बाद इन्होंने इंडियन फोकलोर यानी कि पुराने गीत और कहानियां बनाए, आइकन्स और सिंबल्स लेके आए जिसमें नेशनलिज्म की भावना हो, स्वदेशी मूवमेंट में फ्लैग लेके आए जिसमें स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग था रेड ग्रीन एंड येलो, और बाद में जाके वो पिंगाली जी ने, वेनक्के जी ने हमारा ये करंट फ्लैग बनाया। देन लास्ट वाज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बेटा जी गोरे तो हमारी हिस्ट्री बहुत ही अलग, बहुत ही काली लिख के गए थे। उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक भिखमंगा देश है जिसका हमने आके सहारा दिया। इन्हें तो ट्रेड करने का टर्म ही नहीं आता था, हमने इनको पूरा सब कुछ सिखाया, हमने इनके देश में इंडस्ट्रीज बनाई, ये तो भिखमंगे ही रह गए। बहुत सारी गलत गलत बातें लिखी जिसको हमने फिर चेंज किया और हमारी ग्लोरिफिकेशन दिखाई, हमारी प्राइड दिखाई, कैसे हमने क्या क्या चीजें इन्वेंट की, कैसे हमारे देश से हमने उन गोरों को निकाला, कैसे हमारे देश में हमारे देश गोल्डन स्पैरो हुआ करता था, इन नलायकों ने हमें नंगा किया, हमारा गोल्ड उतार के ले गए। तो हमने ये सब हमारी हिस्ट्री में प्यारी प्यारी बातें हमारे इंडिया से रिलेटेड लिखी। इसमें कुछ टॉपिक्स आई वांटेड टू ऐड, वे कैन ऐड here I can add some more topics, छोटे छोटे जो हैं। रॉलेट एक्ट 1919, सत्याग्रह मूवमेंट, ऑल्दो ये मैप में आ जाएगा, आपका मैप भी करा रही हूं इसका मैं। देन सॉल्ट मार्च, जलियांवाला बाग मैसेकर, और इस सब में एक चीज जो आपको लर्न करनी पड़ेगी वो है डिफरेंस इन सीडीएम एंड एनसीएम। डिफरेंस, ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव प्रोवाइडेड। एग्जाम में मैप किस तरीके से आता है मैम? मैप आता है आपको ऑलरेडी मार्क्ड, आपको सिर्फ क्या बताना होता है, नाम बताना होता है। जैसे कि द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड लॉ सीडीएम, तो कहाँ है वो प्लेस? वो आपको मार्क दोगी भैया, आपको सिर्फ नाम लिखना है, डांडी गुजरात। द प्लेस एसोसिएटेड विद पेजेंट्स हु सफर्ड फ्रॉम क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, कहाँ हुआ, कहाँ पे सफर किया भैया, बताइए कमेंट्स। लोकेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 का सेशन मद्रास। 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक नागपुर और एक कैलकाटा। कैलकाटा वाले में, सितंबर वाले में एनसीएम को प्रपोज किया, दिसंबर नागपुर वाले में एनसीएम को अडॉप्ट किया। तीसरा सेशन था मद्रास का 1927 का। प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड सॉल्ट लॉ, जी सेम आ गया ये, तब भी मैं सब कुछ लेके आई हूँ, 3 सेशंस लेके आई हूँ, नागपुर, कैलकाटा, मद्रास। ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, मार्क्ड होता है, पॉइंटेड होता है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो 1927 वाला मद्रास है, एनसीएम के अडॉप्शन वाला नागपुर है, प्रपोजल वाला कैलकाटा है, बाकी मार्क्स से ही पता चल जाएगा आपको। जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर आ जाते तो अहमदाबाद, सॉरी अमृतसर है। एनसीएम क्यों खत्म हुआ? चौरी चौरा है। चंपारण बिहार में जो फार्मर्स थे दे वर फाइटिंग अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। खेड़ा में इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ जा रहे थे। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स, और डांडी गुजरात सॉल्ट लॉ। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। अगर आपका ग्लोबल वर्ल्ड भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक समथिंग फॉर यू। अब मैं लाई हूँ सिविक्स के 2 चैप्टर, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। मैं इसके सवाल लिख के लाई हूँ, मैं आपको इसके आंसर खुद बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या है पावर शेयरिंग में? पावर शेयरिंग में सबसे पहले आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग, क्या करोगे पावर शेयरिंग का? तो इसके 2 मेजर रीजन होते हैं, एक होता है मॉरल और एक होता है प्रूडेंशियल। मॉरल का मतलब होता है बच्चों, ये तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज। तो पावर शेयरिंग का फर्ज क्या है? इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। प्रूडेंशियल मतलब ड्यूटीज आ जाती हैं, ड्यूटीज मतलब जो आपको
समाज कहता है आपको ये करना चाहिए। एक है जो खुद से माँ बाप की सेवा हम करेंगे, हमें करनी है, लेकिन हमारे माता पिता स्पेशली लड़कियों को बचपन से सिखाते हैं बेटा जी तुम्हारा ससुराल होगा, तुम वहाँ पे सबको अपना समझना, सब ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, ये हमें सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आ गया प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल में आपका क्या आ गया? अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिवेंटिंग मेजॉरिटी टायरनी। ये आपके मॉरल और प्रूडेंशियल हो गए। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, मेजॉरिटी का दबाव बचाए रखता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हाँ जी, आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट से समझाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लेकिन आपको फ्लो चार्ट से लिखना नहीं है। मैं इस पीपीटी के साथ टेलीग्राम पे आपको एक पूरी पीडीएफ भेजूंगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगी हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर्स लिखे लिखाए होंगे सिविक्स के पूरे पूरे, मतलब पूरे, इवन ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसके आंसर नहीं मुझे समझाना था आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में भी आ जाए। मैं आपको सिविक्स की इसके साथ एक पीडीएफ भी भेज दूँ, टेलीग्राम टेलीग्राम। हाँ जी, तो एक होता है बच्चा पार्टी हॉरिजॉन्टल, येलो नहीं लेना, हाँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। हॉरिजॉन्टल का नाम होता है दूसरा बेटा चेक्स एंड बैलेंसेस, वर्टिकल का होता है फेडरल, यहां पे होते हैं इस तरीके से लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने वाला, जुडिशरी फाइनल डिसीजन लेने वाला। फेडरल में टॉप टू बॉटम, सेंट्रल लेवल यानी कि यूनियन, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। सोशल ग्रुप्स में आ जाते हैं आपके एससीज, एसटीज, ओबीसीज के लिए पावर लेके आना, और यहाँ आपके आ जाते हैं यूनियन, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, जो प्रेशर डालती है रूलिंग सरकार पे, रूलिंग गवर्नमेंट पे। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका अप्रोच टुवर्ड्स पावर शेयरिंग। तो बेटा जी पावर शेयरिंग के प्रति बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, ये आपको बताना है इसके अंदर। लेकिन उससे भी पहले बेटा आपको मैं बता दूं, बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और जर्मन बोलने वाले लोग थे। वहीं इसी की कैपिटल ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, ये थे 59%, ये थे 40%, ये थे 1%, यहां पे ये थे बेटा जी 80% और ये थे 20%। ये इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन बता रही हूं मैं आपको। ये रहते थे फ्लेमिश रीजन में, ये रहते थे वलोनिया रीजन में। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई कि यहाँ पे फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में होने के बावजूद रिच और पावरफुल थे, तो डच वालों को लगता था ये क्या बात हुई, ये तो लेसन नंबर है, और तब भी ये लोग जरा, जैसे हमारे देश में होता है यार, रिच लोग कम है नंबर में पुअर से, लेकिन तब भी दे आर मोर पावरफुल। अब आ जाते हैं श्रीलंका की। एक बार एथनिक कॉम्पोजिशन भी आपको समझा देती हूँ, ऑल्दो सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सवाल का जवाब नहीं है बेटा, आंसर यहां से शुरू होगा, मैं अभी बता देती हूँ, कहीं आप लोग लल्लू बन के ये सब भी लिखा हो। आंसर यहां से शुरू होगा। श्रीलंका में बेटा जी सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, तमिल बोलने वाले लोग थे और क्रिश्चियनिटी अपनाने वाले लोग थे और अदर भी थे। हम यहाँ पे मेजरली में बात करते हैं सिन्हालास की जो कि 74% थे, तमिल्स की जो कि 18% थे,
जिसमें 13% श्रीलंकन और 5% इंडियन तमिल्स थे। 7% क्रिश्चियनिटी थी, बचे हुए अदर थे। ये जो सिन्हाला थे ज्यादातर बुद्धिज्म अपनाते थे। अब बेल्जियम और श्रीलंका ने क्या किया पावर शेयरिंग के लिए? बेल्जियम ने अप्रोच यूज की अकोमोडेशन की, और श्रीलंका ने अप्रोच यूज की, श्रीलंका ने किसकी अप्रोच यूज की? मेजॉरिटेरियनिज्म की। ठीक है, तो अकोमोडेशन में उन्होंने क्या किया? इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट करी, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी और कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। मेजॉरिटेरियनिज्म एक्ट था 1956 का, जिसमें इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल के बार बार डिमांड करने पे भी उनको डिनाई करते रहे उनकी अपॉर्चुनिटीज, और साथ साथ यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर किया, बचाया। ये कुछ पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म में क्या है मेरा बच्चा? सबसे पहले की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आप लोग जानते हैं कि 7 मेजर की फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? दे हैव 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल govern the same citizen, judiciary act as an empire, empire नहीं, umpire, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पहले से ही स्टेटेड रहती हैं, और आप यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्टिव्स भी डाल सकते हो। अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये फीचर्स हो गए। लिस्ट या रूट्स आ सकती है 1 मार्कर में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेडिशनरी लिस्ट। कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे सब्जेक्ट की किसका पार्ट है या इसमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के अफेयर्स आते हैं, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। यूनियन लिस्ट में पूरे देश के अफेयर्स आते हैं, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल का राज होता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट का राज होता है। कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कहाँ पे भेजे, जैसे कि अडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज। इस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल की ही बात मानी जाएगी। फिर आते हैं आपके रेजिडुअरी लिस्ट। उसमें सारे वो सब्जेक्ट आते हैं जो नए नए हैं, जो अभी संविधान में शामिल नहीं किए गए, जिसमें आ जाता है आपका आईटी, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है जी, तो लिस्ट में आ गई आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और रूट्स में भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, इसमें तो डिफरेंस भी आ जाता है, मैंने आगे दिया हुआ है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग का एग्जाम्पल क्या होता है? यूएसए। यूएसए बोले तो यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आ जाता है एसबीआई, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। तो 1 मार्कर में आपसे ऑड 1 आउट करके भी पूछ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पूरे देश को स्ट्रेंथन अप करता है। क्यों? पहली बात तो ये लाया गया 1992 में, ऐड किया गया इसके अंदर लोकल रूरल गवर्नमेंट, जिसके तहत सम पावर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट वर टेकन एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाते हैं इसके प्रोविजंस। प्रोविजंस में हम क्या लिखते हैं? रेगुलर इलेक्शंस वर हेल्ड, वर मेड मैंडेटरी। एक्चुअली मैंडेटरी कर दिया रेगुलर इलेक्शन करना है, जैसे बाकी में होता है लोकसभा, राज्यसभा वगैरह में।
1/3 seats for women, seats reserved for SC, ST, OBC, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इसके इलेक्शंस को देखेगी, ये फिक्स कर दिया गया। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट में बेटा जी रूरल लेवल पे होती है पंचायती राज सिस्टम, जिसमें जिला परिषद, सबसे पहले पंचायत होता है, पंचायत को मिला के बनता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक या मंडल, इन सबको बना के बनता है जिला परिषद, और जिला परिषद का मेंबर कहाँ बैठता है, एमएलए बन जाता है, एमएलए बन जाता है। हाउ इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई बार इनके अंदर लिखवाए जाते हैं 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी अपनी स्कूल की नोटबुक जरूर चेक कीजिएगा कि आपकी मैम ने क्या बोला है। कई लोग लिखवाते हैं फीचर्स, मेरे ऑफलाइन के बच्चों के मैं बता रही हूँ आपको, एक लड़की के स्कूल में लिखवाए हैं फीचर्स, क्योंकि एक्चुअल में तो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि भैया फेडरल कंट्री कैसे है, क्योंकि इसमें फीचर्स लग रहे हैं सारे फेडरलिज्म के। या फिर लिखवाते हैं 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म के, कंट्री फेडरलिज्म है कि नहीं है उसके लिए 3 टेस्ट करते हैं, वो 3 टेस्ट लिखवा देते हैं, और कई स्कूल वाले तो बच्चों लिस्ट लिखवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी की फीचर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए 3 टेस्ट बता रही हूँ। एक होता है लैंग्वेज पॉलिसी टेस्ट, समझा भी रही हूँ। एक होता है लिंग्विस्टिक स्टेट, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट होता है बाय द वे, और तीसरा होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। लैंग्वेज पॉलिसी में भैया हमारे देश में कोई भी मतलब नेशनल भाषा नहीं है, कोई भी हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस आर स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमने किसी को भी स्टेटस नहीं दिया, एंड एक कोई भी कॉम्पिटेंट है वो किसी भी भाषा में पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। लिंग्विस्टिक स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए, ताकि उनको ये अश्योरिटी रहे कि हाँ हमारे लिए कोई जगह है जहां हम रह सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है और स्टेट लेवल पे जो सरकार है उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलना चाहिए, तभी देश सक्सेसफुल होगा। अगर दोनों अलग अलग सरकारें हैं उसे कहा जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। एक स्टेट पे बीजेपी बैठी है, एक सेंट्रल पे कांग्रेस बैठी है, और दोनों मिलकर देश चला रहे हैं, ये कहलाएगी कोलिशन गवर्नमेंट। 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो 2 रूट्स इसमें कौन से हो गए, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग मतलब जहां पे छोटे 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 देश थे, उन्होंने मिलके बिगर यूनिट बना ली। स्मॉल कंट्रीज कम टू फॉर्म बिगर यूनिट, ताकि इनके पास ज्यादा पावर हो। यहाँ पे ऑलरेडी अ बिगर यूनिट डिवाइडेड इट्स पावर। यहाँ पे पावर जो है हर एक स्टेट को, हर एक पार्ट को इक्वली मिलती है, लेकिन यहां साइज के बेसिस पे मिलती है अनइक्वली। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यूएसए वाला निमोनिक यूज करेंगे और इसका आप एसबीआई वाला निमोनिक यूज करेंगे। लो जी, 3-3 नंबर का डिफरेंस हो गया। यूनिटरी और फेडरल में भी डिफरेंस आ सकता है, यूनिटरी और फेडरल में भी डिफरेंस आ सकता है। फेडरल में मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट्स, यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट। और एग्जाम्पल 2 नंबर का आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये कुछ यार फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छे से करना है ये सब कुछ, पहली बात तो अच्छे से करना है जितना मैंने दिया है, जितना मैंने देखा है ओवरऑल। अगर आपका जेंडर रिलीजन एंड कास्ट भी आ रहा है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट भी आ रहा है, इसलिए मैंने 33 बना दिया इसको। अगर आ रहा है तो इसमें आप लोग प्लीज विमेन्स डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, जिसमें आप बेसिस लिखेंगे, लिटरेसी रेट, वेजेस कम होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं वो औरतें, हाउ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, बिलीफ्स ऑफ कम्युनलिज्म। वन शॉट डाला हुआ है इसका, और हर एक टॉपिक जेंडर के बाद उसके क्वेश्चन, रिलीजन के बाद उसके क्वेश्चन, और कास्ट के बाद उसके क्वेश्चन बताए हुए हैं। और उसके बाद कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट,
एंड लास्ट, कास्ट इनइक्वालिटी इज स्टिल नॉट डिसअपियर्ड। अभी भी कास्ट इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई है समाज से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। बताओ कैसे अनटचेबिलिटी, अभी भी शादी देख के की जाती है, ऐसे भी कास्ट के है कि नहीं है, भेदभाव किया जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे आने नहीं दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स ऑल। अगर इसके अलावा कोई भी चैप्टर आ रहा है आपको मुझे बताना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लीज जुड़े रहो। ये प्यारे प्यारे सैंपल पेपर्स की बुक खरीद लो। इसके बाद और महंगी हो जाएगी जब सैंपल पेपर का माहौल बनेगा ना, जब मार्केट में माहौल बनेगा सैंपल पेपर का, दुनिया उठ के आ जाएगी, तब और महंगे हो जाएंगे ये। क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ऐसा नहीं बना रहा है, इसके बाद बहुत बनाने लग जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी बंडल नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि महंगा है, तो एक किताब अगर आपके मार्केट में 350 रुपए की आ रही है, उस हिसाब से पांच किताबों के पेपर है इसके अंदर, तो 1550 1600 होना चाहिए, 1700 होना चाहिए। लेकिन तब भी इसके अंदर मात्र प्राइस 1000 से 1100 रुपए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अभी ले लो, अभी ले लो, मजा आ जाएगा तुमको इन पेपर से। हम यहाँ पे भी सॉल्व क्या करेंगे, अभ्यास सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे आंसर कैसे लिखना है। बाकी यस, these questions were my top 33 questions from complete midterm schedule, पूरा मिड टर्म का सिलेबस। आई होप, आई विश कि आपके पेपर में यहीं से पेपर आए। आई रियली विश, क्योंकि आपने अगर देखा है टाइम निकाल के तो ये आपको बेनिफिट करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेरा दिल कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज इसको फॉलो अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इफ यू ऑल वांट कि सब मिल के ग्रुप आपका अच्छा स्कोर करे। आगे ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी, आती रहेंगी। मिड टर्म के लिए बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वाले सेशन को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू यू। बाकी सब्जेक्ट्स के भी पूरे टॉप 33 वाली सीरीज चल रही है, इंग्लिश, मैथ, साइंस की आशु भाई वाले चैनल पे, और हमारे यहाँ SST सब कुछ चल रहा है। तो कीप वॉचिंग, कीप शोइंग लव एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।